हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुल में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, यानी शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट की पेपर 1 से चैप्टर 3 यानी ज्ञानार्जन का उद्देश्य, एम्स ऑफ नॉलेज इक्वेशन। तो दोस्तों मैं पहले ही बता देती हूँ कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इस यूनिट से यानी यूनिट थर्ड से अलग अलग मतलब एम्स ऑफ नॉलेज के अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा गया है सिलेबस में। आज हम उन सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे, किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं है, ना ही किसी स्पेसिफिक कॉलेज के लिए। तो ये वीडियो सभी के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्ञानार्जन का उद्देश्य यानी एम्स ऑफ नॉलेज इक्वेशन, यानी नॉलेज को या फिर ज्ञान को अर्जित करने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। साधारणतः इस उद्देश्य का अर्थ यह है कि शिक्षा इस लक्ष्य से दी जाए कि उससे ज्ञान की वृद्धि हो, चाहे ज्ञान भौतिक क्षेत्र से संबंध रखे अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र से। इसके फलस्वरूप व्यक्ति का समस्त मानसिक शक्ति एवं क्रियाओं का भी विकास होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा इस लक्ष्य से दी जानी चाहिए कि उसमें बालक के ज्ञान में वृद्धि हो सके, चाहे वो भौतिक क्षेत्र से संबंधित हो या आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित हो। मतलब कि शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए कि बालक का ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ज्ञानात्मक पक्ष का विकास हो सके, उसके आध्यात्मिक पक्ष का विकास हो सके, और उनको इस तरह की ज्ञान अर्जन हो जिससे उसकी मतलब कि उसके कौशलों का विकास हो सके। तो वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार ज्ञान वह है जो ज्ञात है, जो जानकारी के द्वारा सुरक्षित है, यह वह परिचिता है जो वास्तविक अनुभव से प्राप्त होती है। इस परिभाषा को शिक्षा की परिभाषा के आलोक में देखने से पता चलता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में विद्यार्थी स्वयं ज्ञान करता है अथवा दूसरों के संचित ज्ञान को संग्रहण करता है। तो वेबस्टर शब्दकोश यानी वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार ज्ञान वो है जो ज्ञात है, यानी ज्ञान वो है जो वो सब कुछ ज्ञान है जो हमें मालूम है, यानी जो जानकारी हमारे माइंड में है उसे ही ज्ञान कहा जाता है। तो अगर यदि इस परिभाषा को शैक्षिक परिवेश में देखें तो शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थी जो भी ज्ञानार्जन या ज्ञान का अनुभव करता है या फिर दूसरों यानी अपने अध्यापक के द्वारा जो ज्ञानों का संग्रहण करता है उसको ही ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान दो प्रकार का होता है। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। तो भौतिक ज्ञान का संबंध हमारे वातावरण से होता है। मनुष्य को सबसे पहले अपने आसपास के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का ज्ञान होना जरूरी है, तभी वो शिक्षा की प्रक्रिया वातावरण के अनुकूल पूरी कर सकेगा। तो इसके अलावा व्यक्ति को अपने व्यवसाय का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, विपरीत व्यक्ति को अपने व्यवसाय का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अर्थात अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो वो अपने जीविकोपार्जन यानी भरण पोषण या फिर अपने अर्निंग के लिए सफल नहीं हो पाएगा। तो ज्ञानार्जन या तो अन्वेषण के द्वारा होता है और या फिर शिक्षण द्वारा, यानी ज्ञान के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान बाह्य वस्तुओं से प्राप्त होता है, ये अंतर प्रज्ञा नहीं होती, ये अंदर से हमें प्राप्त होता है। ज्ञान क्या है, बाहर ही जीवन की वस्तुओं को जानने से समझने से हमें प्राप्त होता है और उनके संबंध में प्राप्त होता है। ज्ञान क्या है, बाह्य वस्तु, अंतर प्रज्ञा नहीं है। तो बाह्य और आंतरिक ज्ञान दोनों का ही लक्ष्य व्यक्ति का विकास है होता है। तो इस ज्ञान अर्जन के उद्देश्य के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान कभी संकुचित या ज्ञान के अर्थ को कभी संकुचित में नहीं लेना चाहिए। संकुचित अर्थ में ज्ञान विद्यालय पढ़ाई लिखाई को कहते हैं, जिसका संबंध व्यक्ति के थोड़े से जीवन से होता है। यानी जो बच्चे पढ़ लेते हैं या फिर किताबी ज्ञान क्वेश्चन आंसर को रट लेते हैं तो उसे ही समझ लेते हैं, उससे नहीं लगाना चाहिए, वो बहुत ही छोटा है। जबकि वास्तविक ज्ञान जीवन के समान ही व्यापक होता है। तो इसी व्यापक अर्थ में इसे अपनाने के लिए सभी शिक्षार्थी और दार्शनिक एकमत है। अब बात करते हैं उद्देश्य के पक्ष में तर्क के बारे में, यानी अनेक अनेक वैज्ञानिकों ने, अनेक अनेक विद्यार्थी शिक्षार्थी और दार्शनिकों ने ज्ञान अर्जन के पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए, जिसमें ज्ञान मनुष्य की प्रगति का आधार है। तो ज्ञान अर्जन शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य की प्रगति का आधार है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वगीण और संतुलित विकास नहीं हो सकता, यानी ज्ञान के अभाव में व्यक्ति का सर्वगीण यानी पूरा चहुमुखी विकास नहीं हो सकता। ज्ञान व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को अनुशासन में रखने और संगठित करने की शक्ति देता है। ज्ञान क्या है, व्यक्ति को एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, अपने विचार और भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, संगठित कर सकते हैं, अपनी शक्ति को पहचानते हैं। जब इंसान को अच्छे और बुरे में फर्क पता चल जाता है तो उसकी जिंदगी बहुत ही अनुशासित वे में चलती है, कंट्रोल में चलती है। ज्ञान व्यक्ति को अपने व्यवसाय में सफलता दिलाता है, संस्कृति और सभ्यता की उन्नति में सहायक देता है। तो ज्ञान क्या है, यदि हमें किसी भी एरिया में कोई स्पेसिफिक ज्ञान है तो हमें क्या है, व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कोई शेफ है और उसे खाना बनाना, तो अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है उसे खाना बनाना आता है, तो क्या है, उसे खाना बनाने का ज्ञान है, तो वो क्या है, खाना बनाने को एज अ प्रोफेशन यूज़ कर सकता है और खाने बनाने को एक प्रोफेशन के तौर पे लेकर वो एक शेफ बन जाता है। तो क्या है, उसका ज्ञान, खाना बनाने का जो ज्ञान है उसे व्यवसाय में भी सफलता दिलाता है। संस्कृति और सभ्यता के विकास में उन्नति से मतलब ये है कि अगर व्यक्ति को ज्ञान होगा, उसके अपने ही फिर जब भी एक्नॉलेजमेंट वाला होता है या फिर नॉलेज रखता है किसी भी चीज़ में, तो उसे अच्छे बुरे का एक तो सबसे पहले ज्ञान होता है। दूसरा, व्यक्ति को कि हर व्यक्ति के अपने प्रति अलग अलग नैतिक मूल्य और आदर्श होते हैं, समाज में वो उसी प्रकार का व्यवहार करता है। तो कैसे वो अपनी संस्कृति और सभ्यता की हिफाजत भी करता है, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित भी करता है और उसकी उन्नति में सहायता भी देता है। ज्ञान से मनुष्य साधन संपन्न बनता है, उसकी शक्ति और आनंद के द्वार खोलता है तथा उसे भौतिक और सामाजिक वातावरण से अनुकूल करने के लिए तैयार करता है। तो क्या ये ज्ञान ही है जो आज हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आप मोबाइल ले लीजिए, चाहे वॉशिंग मशीन, चाहे मिक्सर या फिर रेफ्रिजरेटर, कोई भी छोटी से छोटी मशीनरी, बड़ी से बड़ी मशीनरी, तो क्या ये सब क्या है, ज्ञान
का ही परिणाम है जो हमें साधन संपन्न बना रहा है, जो हमारे एरिया को ब्रॉड कर रहा है, जो हमारे व्यवसाय में हमें सफलता दिला रहा है। हुमायूं कबीर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य भौतिक संसार और समाज के विचारों तथा आदर्शों का ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना नीति उन्नति और समाज सेवा के लिए आवश्यक है। तो हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं कि ये मतलब एक शिक्षाशार्थी हैं, तो इनके अनुसार भौतिक संसार और समाज के जो विचार व्यवहार जो हमारे रिलेशन होते हैं, तो उनसे संबंध में ज्ञान प्राप्त करना ही इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना निजी उन्नति, मतलब ये कह रहे हैं कि इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने से अपनी पर्सनल निजी उन्नति यानी हमारी सेल्फ डेवलपमेंट होता है और हम समाज सेवा के लिए भी तैयार हो जाते हैं। फेरार के अनुसार ज्ञान समझदारी के साथ विवेक है, व्यवस्था के साथ शक्ति है, दया के साथ भलाई है, धर्म के साथ सद्गुण, जीवन के साथ शांति। तो फेरार कह रहे हैं ज्ञान समझदारी के साथ विवेक, यानी जो व्यक्ति समझदार होगा उसके अंदर अधिक से अधिक विवेक होगा, सहनशीलता अधिक होगी। व्यवस्था के साथ शक्ति, यानी जो भी व्यक्ति व्यवस्थित रूप से चलेगा तो क्या वो अधिक शक्तिशाली माना जाता है। दया के साथ भलाई, यानी यदि आपके अंदर दया है तो आप लोगों की भलाई भी करेंगे उस दया, क्योंकि उस दया के हाथों मजबूर होकर आप लोगों की हेल्प भी करना चाहेंगे। धर्म के साथ सद्गुण, यानी यदि आप धार्मिक है तो लोगों के साथ उसी तरह के धार्मिक बताए रास्तों पर चलकर सद्गुण सदाचरण का व्यवहार भी करेंगे। जीवन और शांति, यानी आप ज्ञान से परिपूरित है तो आप जीवन में शांतिमय रूप से जीवन व्यतीत भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उद्देश्य, यानी ज्ञान के उद्देश्य के विपक्ष में विभिन्न वैज्ञानिकों और दार्शनिकों शिक्षाशास्त्रियों ने इस उद्देश्य के विपक्ष में भी तर्क दिए। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ किसी की अच्छाई होती है तो वहाँ बुराई भी होती है, तो जहाँ लोग किसी बात से सहमत होते हैं वहाँ बहुत से लोग असहमत भी होते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का ध्येय नहीं, तो बहुत सारे शिक्षाशास्त्रियों का मत है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। राधा कृष्णन के अनुसार विवेक के अभाव में ज्ञान निरर्थक है। तो राधा कृष्ण कह रहे हैं यदि व्यक्ति में विवेक नहीं है तो ज्ञान भी बेकार है। आप ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो सिर्फ हमें एडवाइस देते थे, नॉलेज प्रोवाइड कर देते, चीज़ें बता देते, लेकिन एक्चुअल लेवल पे वो खुद वो चीज़ें नहीं करते। मान लीजिए आपको कोई अच्छी ढंग से रहना, चलना, खाना पीना सब कुछ बताता है, या फिर आपको लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताता है, लेकिन वो खुद एक्चुअल लाइफ में नहीं कर रहा है। तो क्या है कि व्यक्ति खुद तो वो काम नहीं कर रहा है लेकिन दूसरों को प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या है उसका ये ज्ञान निरर्थक है। कि प्राप्ति पर बल देने किसी छात्रों में रटने और अनिश्चित अभ्यास आदि की बुराइयां आ जाती है। तो क्या है कि जब स्कूलों में कहा जाता है कि आप नॉलेज गेन कीजिए, घर में माँ बाप कहते हैं कि आप जाइए पढ़िए, जितना पढ़ेंगे आपको उतनी नॉलेज होगी, तो क्या है जब इसका प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ जाता है तो बच्चों में क्या होता है, रटने की प्रवृत्ति हो जाती है। नॉर्मल हम सब ने ये चीज़ अपनी लाइफ में फील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में हम लोग रटने लगते हैं। तो क्या है बहुत सारे शिक्षाशास्त्रियों को मत है कि ज्ञान के प्रेशर डालने पर छात्रों में रटने की प्रवृत्तियां भी आ जाती है। या उद्देश्य विषय वस्तु के अध्ययन पर बल देता है। तो बहुत सारे शिक्षाशास्त्री कहते हैं कि ज्ञान अर्जित करना केवल विषय वस्तु के अध्ययन पर बल देता है, बल्कि बालक के अध्ययन पर नहीं, यानी वो किस प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। ज्ञान को साधन तो माना जा सकता है पर साध्य नहीं। इसको चरित्र या नागरिकता के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन स्वीकार किया जा सकता है, पर इसको मानव जीवन का साध्य मान लेना किसी प्रकार से कल्याणकारी नहीं है। तो बहुत सारे शिक्षाशास्त्रियों का मत है कि ज्ञान को साधन माना जा सकता है पर साध्य नहीं, यानी हम ज्ञान का उपयोग तो कर सकते हैं परंतु संपूर्ण ज्ञान ही जीवन नहीं है। इसको चरित्र या नागरिकता के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन स्वीकार किया जा सकता है, यानी चरित्र निर्माण में नागरिकता के भाव को डेवलप करने के लिए इसे साधन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, परंतु इसे मानव जीवन का साधन नहीं माना जा सकता। एडम्स के अनुसार ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान और अध्यापक सूचना विक्रेता बन जाता है। तो एडम्स कह रहे हैं कि अगर ज्यादा ज्ञान पर प्रेशर दिया जाए तो विद्यालय क्या ज्ञान की दुकान बन जाता है और अध्यापक सूचना विक्रेता यानी जो सूचना प्रोवाइड करता है। ली के अनुसार ज्ञान समझदारी के बिना मूर्खता है, व्यवस्था के बिना व्यर्थ है, दया के बिना दीवानापन है, धर्म के बिना मृत्यु है। यानी ली के अनुसार कि अगर धर्म नहीं है तो जीवन कुछ नहीं है। तो ज्ञान के उद्देश्य के पक्ष और विपक्ष पर आधारित इन तर्कों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति साध्य नहीं हो सकती परंतु साध्य को प्राप्त करने का साधन हो सकती है। ज्ञान की प्राप्ति मानव सुख तथा कल्याण के लिए अवश्य की जा सकती है। अतः हमें बालकों को ऐसा ज्ञान देना चाहिए जो उनके लिए लाभप्रद सिद्ध हो। चरित्र निर्माण का उद्देश्य, एम्स ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। चरित्रवान बालक अपने जीवन में जो कार्य करता है वह उसके आदर्शों और सिद्धांतों के अनुरूप होता है। ये आदर्श और सिद्धांत नैतिक भी हो सकते हैं और अनैतिक भी। यानी जो चरित्रवान कैरेक्टर वाला व्यक्ति होता है वो क्या है, जीवन में जो भी कार्य करता है वो उसके जो भी आदर्श हैं या फिर नैतिक मूल्य वो उनके अनुरूप ही करता है। तो उन व्यक्तियों की ये आदर्श और सिद्धांत नैतिक भी हो सकते हैं, अनैतिक भी हो सकते हैं। शास्त्री हर्बर्ट ने चरित्र का तात्पर्य नैतिक चरित्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि व्यक्ति और समाज दोनों का वास्तविक स्थायी कल्याण उच्च कोटि के नैतिक चरित्र से संभव है। हर्बर्ट के अनुसार मनुष्य का आचरण उसकी जन्मजात शक्तियों पर आधारित होने के कारण समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि वह मनुष्य की प्रवृत्तियों का परिमार्जन करे उसको, जिससे उसका आचरण नैतिक बन सके। तो चरित्र निर्माण हेतु हर्बर्ट ने बालकों की बहुमुखी रुचियों को उत्पन्न करने तथा उनके शोधन पर अधिक बल दिया। तो हर्बर्ट के विचारों से ये स्पष्ट है कि बालक के चरित्र के विकास में उनकी रुचियों को विकसित करना अति आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति की रुचियों से उसके चरित्र का पता लगाया जा सकता है। तो बालकों के आचरणों का निर्माण उनकी रुचियों के अनुसार होता है और रुचियों का निर्माण उनके विचारों के अनुरूप होता है। तो शिक्षा का कार्य यह है कि बालकों के सम्मुख उच्च विचारों और आदर्शों को प्रस्तुत करे जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि हो। यदि बालक के ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी तो उसका मानसिक विकास भी कुंठित हो जाएगा या फिर उसका विकास नहीं हो पाएगा और उचित आचरण नहीं करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा के द्वारा बालक के विचार पवित्र एवं शुद्ध बनते हैं जिससे वह समाज उपयोगी और शुद्ध आचरण कर सके।
अब बात करते हैं चरित्र निर्माण के उद्देश्य के पक्ष में तर्क, यानी आर्गुमेंट्स ऑफ द एम। चरित्रवान व्यक्ति वही कार्य करता है जो उसके तथा समाज के लिए हितकर होता है, यानी जो कैरेक्टर वाला व्यक्ति यानी उच्च कोटि का व्यक्ति होता है वो वही कार्य करता है जो समाज के लिए हितकर हो या फिर उपयोगी हो। सुदृढ़ और सुंदर चरित्र वाले व्यक्ति का समाज में आदर होता है। प्राचीन भारत तथा ग्रीक के आदर्शवादी विद्वानों ने भी बालक में सत्यम, शिवम और सुंदरम जैसे उच्चतम मूल्यों को विकसित करने के लिए चरित्र निर्माण के उद्देश्यों पर बल दिया। सुदृढ़ चरित्र दृढ़ इच्छा शक्ति का आधार है और इच्छा शक्ति मनुष्य को बड़ी से बड़ी बाधाएं पार करने योग्य बनाती है। हार्वर्ड ने चरित्र निर्माण और नैतिकता के लिए शिक्षा पर बहुत अधिक बल देते हुए लिखा है कि नैतिकता को मानव जाति और फलता शिक्षा का समान रूप से श्रेष्ठ उद्देश्य माना गया है। स्पेंसर के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। स्पेंसर कह रहे हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, उसका चरित्र है, शिक्षा नहीं। जॉन डीवी ने शिक्षा के चरित्र निर्माण के उद्देश्य पर बल देते हुए लिखा है कि विद्यालय शिक्षा तथा अनुशासन का सर्वभूत उद्देश्य चरित्र निर्माण। अब बात करते हैं उद्देश्य के विपक्ष के बारे में। बालक के चरित्र और नैतिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी आवश्यक है। यानी बालक का अगर हम चारित्रिक और नैतिक विकास करें तो उसके साथ उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी तो आवश्यक होता है। चरित्र निर्माण पर आवश्यकता से अधिक बल देने पर बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन होता है, जिससे उसमें कुंठा, अवसाद, विभिन्न प्रकार की मानसिक ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब चरित्र अगर कैरेक्टर पे ज़्यादा हम बल देंगे तो बालक की जो मूल प्रवृत्ति यानी स्पेसिफिक उसके अंदर जो चीज़ें होती है वो दब जाती है, जिससे उसमें कुंठा, अवसाद यानी उसमें उसके माइंड में गलत चीज़ें आने लगती है, वो गलत कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो इससे क्या विभिन्न मानसिक ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती है और वो अलग तरह का व्यवहार करने लगता है। इस उद्देश्य की सबसे बड़ी सीमा यह है कि आज तक यही निश्चित नहीं किया जा सकता कि चरित्र है क्या, शुद्ध है या अशुद्ध है, उचित या अनुचित, अच्छे या बुरे इत्यादि के बारे में नीतिशास्त्र के दृष्टिकोण से अनेक विवाद है। कहने का तात्पर्य है कि उद्देश्य की सबसे बड़ी सीमा यह है कि आज तक ये नहीं निश्चित है कि चरित्र क्या होता है, क्या जो शुद्ध है क्या वो चरित्र है या फिर जो अशुद्ध है वो चरित्र है, जो उचित है वो चरित्र है या फिर जो अनुचित है वो चरित्र है। तो इस संबंध में विभिन्न नीतिशास्त्र, विभिन्न वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में अनेक मतभेद हैं। चरित्र निर्माण का उद्देश्य केवल इस बात पर बल देता है कि बालक का आचरण नैतिक बन जाए। इससे उसमें अन्य गुणों को विकसित करने का प्रयास नहीं किया जाता। जिस व्यक्ति को धन के अभाव में पेट की रोटी भी खाने को न मिले उससे नैतिक चरित्र की आशा करना कोई भूल है। यानी चरित्र निर्माण में केवल चरित्र और नैतिक मूल्यों पर ही बल दिया जाता है, जबकि बालक के और अन्य गुणों को विकसित करने पर प्रयास नहीं किया जाता। प्रयोजनवादियों ने नैतिकता के लिए शिक्षा के उद्देश्य पर अनेक आपत्तियां की है। उनका कहना है कि नैतिकता निश्चित, पूर्ण या पूर्व निर्धारित नहीं हो सकती। नैतिक विचार समय और सामाजिक मूल्यों के अनुसार बदल सकते हैं। ऐसी स्थिति में नैतिक विचारों की व्यवस्था करना असंभव नहीं। तो प्रयोजनवादी कह रहे हैं कि नैतिक मूल्य तो परिस्थिति और समाज कालों के अनुसार तो बदलते रहते हैं, तो इससे बेहतर है कि व्यक्ति के चरित्र से ज्यादा व्यक्ति के अन्य गुणों को विकसित करने पर बल दिया जाए। विवेचना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि केवल चरित्र निर्माण और नैतिकता के विकास कोई शिक्षा का उद्देश्य नहीं माना जा सकता। केवल नैतिक गुण ही मनुष्य और समाज, बुद्धि, शक्ति, स्वास्थ्य आदि गुण भी आवश्यक है। मनुष्य केवल बुद्धिमान ही नहीं होता बल्कि उसको अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने स्वयं के स्वार्थों की अपेक्षा समाज के हित के लिए भी करना चाहिए। शिक्षा का एक आदर्श चरित्र निर्माण हो सकता है, उसका परम उद्देश्य चरित्र निर्माण नहीं हो सकता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भविष्य के लिए शिक्षा, राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा, भावात्मक एकता के लिए शिक्षा, नागरिकता के लिए शिक्षा। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। दोस्तों, मेरी वीडियोज़ रोज़ दोपहर 1 बजे आपके अपने चैनल एजुपुर पे अपलोड हो जाती है, तो वीडियो को देख लिया करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए।